क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे कि भारत में अमीर और गरीब के बीच असमानता की स्थिति अंग्रेजों के जमाने से भी बदतर है? कम से कम आंकड़े तो यही कह रहे हैं। गरीबी हटाओ ये नारा दशकों पहले भारत में गूंजा था, लेकिन 75 साल बाद भी सवाल वही है, गरीबी क्यों नहीं जाती? क्या वजह है कि सरकारें बदलती हैं, नीतियां बदलती हैं, योजनाएं आती जाती हैं, फिर भी भारत की बड़ी आबादी आज भी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जिसका पेट खाली हो उसे दर्शन नहीं सिखाया जा सकता। और हमारी सरकार कहती है कि जो परिवार हर दिन 62 रुपए कमाता है वह गरीब नहीं है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। अभी शनिवार को नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गरीबों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में केंद्रित होता जा रहा है। उन्होंने अनियंत्रित केंद्रीकरण पर चेतावनी देते हुए कहा कि हमें इससे चिंतित होना चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि अर्थव्यवस्था इस तरह से विकसित होनी चाहिए कि रोजगार पैदा हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। उन्होंने धन के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। स्वामी विवेकानंद के कहे को दोहराते हुए गडकरी ने कहा कि जिसका पेट खाली हो उसे दर्शन नहीं सिखाया जा सकता। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान सिखाया नहीं जा सकता। सो वी नीड टू डेवलप अवर इकोनॉमी। 65 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो रूरल ग्रामीण जल जमीन जंगल जानवर से संबंधित उस हमारे क्षेत्र में हमारी 65% पॉपुलेशन है और उनका कंट्रीब्यूशन केवल 12% है। और इसलिए ये आप जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नितिन गडकरी ने सकल घरेलू उत्पादन या जीडीपी के असंतुलन की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र 22-27%, सेवा क्षेत्र 52 से 54% का योगदान देता है और कृषि केवल 12% का योगदान देता है, जबकि ग्रामीण आबादी देश का 65 से 70% है। इस तरह से भारत के गांव में, या कहना चाहिए गांव वालों के पास पैसा ही नहीं है। जाहिर है कि मूल रूप से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अर्थव्यवस्था के केंद्रीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में हमें कुछ दशकों पहले रैगन थैचर की जोड़ी द्वारा दिए गए सरकार शासन करने के लिए है, व्यापार करने के लिए नहीं जैसे नारे की ओर भी ध्यान देना चाहिए। रैगन थैचर के नेतृत्व में दुनिया भर में सरकारों ने कल्याणकारी कार्यों से अपने को पीछे कर लिया था। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी तिलांजलि दे दी। भारत भी इससे पीछे नहीं रहा। सरकार चाहे जिसकी भी हो, हमारे देश में भी नई आर्थिक नीति का आंख मूंद के पालन किया जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि सरकार शासन करने से पीछे रह गई तथा व्यापारी शासन करने लगे। यह विषय अत्यंत जटिल है। इसे सरलता से समझने के लिए हाल के अमेरिका का उदाहरण काफी है, जहां डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने के लिए उद्योगपति एलन मस्क ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ट्रंप के सत्तासीन होते ही अमेरिका के लिए नीतियां बनाने लगा, जिससे अमीर और अमीर हो जाएंगे। आंकड़े बताते हैं कि भारत के शीर्ष 1% लोगों के हाथ में 40.1% संपदा जमा हो गई है, जबकि बीच के 50% के हाथों में कुल 6.4% संपदा है। इतना ही नहीं, देश के 57.7% आय पर 10% नागरिकों का कब्जा है। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट बताती है कि आज भारत में आय और संपत्ति की असमानता उस स्तर से भी अधिक हो गई है जो ब्रिटिश शासन के दौरान थी। वित्तीय विश्लेषक हार्दिक जोशी अपनी हाल ही में लिखी पोस्ट में कहते हैं कि आधी आबादी बचे खुचे संसाधनों के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि एक छोटा सा वर्ग अकल्पनीय ऐशो आराम में जी रहा है। उन्होंने आय और संपत्ति की असमानता के कई कारण बताए। सबसे बड़ा कारण तो अमीरों के पक्ष में टैक्स नीति का होना है। अमीर जितना डायरेक्ट टैक्स देते हैं, उससे ज्यादा अप्रत्यक्ष टैक्स से धन मिलता है।
जाहिर है कि इस तरह से टैक्स का बोझ आम जनता पर लाद दिया गया है जो पहले से ही गरीब है। एक बड़ा कारण मजदूरों के लिए कमजोर सुरक्षा का होना है। देश के अधिकांश कामगारों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलती है, जबकि उद्योगपति का मुनाफा आसमान पर है। इससे मालिक मजदूर के बीच की आर्थिक खाई बढ़ती ही जा रही है। गरीब और गरीब तथा अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। इसी तरह कंपनियों का बाजार पर बढ़ता एकाधिकार उन्हें और अमीर बना रहा है, जिससे धन का केंद्रीकरण तेजी से हो गया है। रियल एस्टेट्स और शेयर बाजार से होने वाले लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जिनके पास पहले से पूंजी है। धन तंत्र के नियम के अनुसार धन से धन कमाया जाता है, आज पूरी तरह से हावी है। रियल एस्टेट में पैसा लगाए बगैर उससे मुनाफा नहीं बटोरा जा सकता है। जिनके परिवार के पास पहले से ही धन है, वे ही नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं तथा मुनाफा कमाते हैं। क्या आप कभी सोच भी सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाला कामगार कभी बिल्डिंग बनवा सकता है या जिस बिल्डिंग को बनाया है उसे खरीद सकता है? इसी तरह अमीरों द्वारा चुनावी चंदा, मीडिया को प्रभावित करना और पुनर्वितरण के विरोध में लॉबिंग करना जैसे कारण भी इस अमीरी गरीबी की खाई के पीछे एक बड़ा कारण है। कुछ माह पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनावी बॉन्ड की असलियत सामने आ गई थी। उससे पता लगा कि किस तरह से कॉरपोरेट घराने राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं तथा सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। लेकिन सरकार के पास अपने तर्क हैं। हाल के महीने में भारत की गरीबी दूर को लेकर कई खबरें आईं। 25 अप्रैल को भारत सरकार ने एक प्रेस रिलीज में दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। यह दावा वर्ल्ड बैंक के गरीबी और समानता के सार पत्र के आधार पर किया गया। इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने गरीबी रेखा की नई पद्धति और स्तर जारी किए। इसके अनुसार अब केवल 5.75% भारतीय अत्यधिक गरीबी में हैं, जबकि 2011-12 में यह आंकड़ा 27% था। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस के डिप्टी एसोसिएट एडिटर उदित मिश्रा ने अपने लेख में भारत में गरीबी की सच्चाई बताई है। उनका कहना है कि वर्ल्ड बैंक ने गरीबी रेखा के लिए आय का जो नया स्तर तय किया है, उससे ताजा आंकड़ों पर सवाल खड़ा होता है। वर्ल्ड बैंक के ताजा आंकड़ों से क्या पता चलता है? पहला, नए अनुमानों के अनुसार भारत में पहले की तुलना में गरीबी दर कम थी। उदाहरण के लिए 1977-78 में गरीबी दर 64% नहीं बल्कि 47% थी। दूसरा, वर्ल्ड बैंक ने गरीबी रेखा को अब $3 प्रतिदिन कर दिया है। इस नए आय स्तर के हिसाब से 2011-12 में 27%, करीब 34.44 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में थे, जो 2022-23 में घटकर करीब 6%, यानी 7.5 करोड़ रह गए हैं। क्या $3 प्रतिदिन का मतलब 255 रुपए प्रतिदिन है? ऐसा नहीं हो रहा है। $3 की गणना क्रय शक्ति समानता के आधार पर हो रही है, न कि सीधे डॉलर रुपए विनिमय दर से। 2025 में क्रय शक्ति समानता के अनुसार $3 प्रतिदिन 62 रुपए के बराबर है, न कि 255 रुपए के बराबर। सच ये है कि $3 का मतलब 225 रुपए होता है, लेकिन सरकार इस $3 की गणना क्रय शक्ति समानता यानी PPP के आधार पर कर रही है, और जिसकी कमाई 62 रुपए है उसे गरीबी रेखा से ऊपर मानकर चल रही है। भारत में गरीबी रेखा कैसे तय होती है? भारत ने 2011-12 में अंतिम बार आधिकारिक गरीबी रेखा तय की थी, जो 2009 में प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर समिति की सिफारिश पर आधारित थी। इसके बाद 2014 में रंग राजन समिति ने नई पद्धति सुझाई, लेकिन उसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। अब भारत या तो नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक या वर्ल्ड बैंक की गरीबी रेखा का उपयोग करता है। वर्ल्ड बैंक की गरीबी रेखा कैसे बनती है? वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले 1990 में प्रतिदिन $1 की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा तय की थी, जो PPP के आधार पर थी। समय के साथ महंगाई बढ़ने पर इसे बढ़ाकर अब $3 प्रतिदिन कर दिया गया। भारत के लिए 2025 में यह 62 रुपए प्रतिदिन है, जबकि होना चाहिए 225 रुपए। इसे कहते हैं आंकड़ों के साथ बाजीगरी करना।
यह दिलचस्प है कि देश में यूपीए सरकार के खिलाफ लोगों में जिस गुस्से का उफान आया था, उसकी लहरों पर सवार नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में सत्ता संभाली। अब जरा मोदी जी के चुनाव प्रचार के समय दिए गए नारों को देखिए, जैसे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले हैं आदि। इतना ही नहीं, बेरोजगारों को दिलासा दिलाया गया कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जाहिर है कि महंगाई, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार से जूझ रहे देशवासियों ने उस विकल्प को चुना जो उन्हें उनकी आर्थिक दुश्वारियों से निजात दिलाने का वादा कर रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गरीबी कोई कुदरती चीज नहीं है, यह एक मानव निर्मित समस्या है और इंसान ही इसका हल निकाल सकता है। बदलाव तब आएगा जब हम सवाल पूछना शुरू करेंगे, यह व्यवस्था आखिर किसके लिए है। जरूरी बात पे फिर होगी बात।